Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing NRK9. Dear all students, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सेशन है। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। याद रखिएगा, आप प्रोफेशनल्स की स्टडीज कर रहे हैं, सो आपको कमांड होना चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर। याद रखिएगा, सीरीज जो चल रहा है आईबीसी के ऊपर, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा आप लोगों के आने वाले टाइम में आपको ऐसे क्वेश्चंस का ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट्स को ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प करनी है। क्वेश्चन और अगर हम देखें क्या है, जाए फटाफट देखते हैं। लिक्विडेटर हैज नो जुरिडिक्शन टू रिजेक्ट, मॉडिफाई ऑलरेडी एडमिटेड क्लेम्स। अब यहां पर देखिएगा, कैन अप्रोच एडजुडेंट अथॉरिटी फॉर मॉडिफिकेशन, एनसीएलटी दिल्ली बेंच। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें ध्यान रखना होगा रेगुलेशन 31 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 16। जी हां, उसको हम 31 को समझेंगे। क्या है बताऊंगा सेशन में, ध्यान से सुनेगा। इसके अलावा याद रखिएगा, जब इस रेगुलेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो भी क्लेम्स, जी हां, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कौन क्लेम करेगा, यहां पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके स्टेक होल्डर की जो लिस्ट होगी वो प्रिपेयर कौन करता है। ध्यान से याद रखिएगा, वर्ड लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन है? लिक्विडेटर वो पर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ये लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी लिटिगेशन प्रोसेस के लिए। इस सेशन में ध्यान समझना, एग्जाम के लिए अगेन हम टालेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ के साथ में आपकी आखिर प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाए वीडियो, लोग अवेयर हों, यह अच्छा है। खासतौर से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इन स्टूडेंट कम्युनिटी को हम ऑफकोर्स हेल्प करेंगे इससे। चलिए समझते हैं। देखिए, लिक्विडेटर हैज नो जुरिडिक्शन, एज आई सेड बिफोर। जब हम लिक्विडेटर बोल रहे हैं तो हमें एक वर्ड माइंड में याद करना, जैसे कि कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट हो गया। जी हाँ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, आप जानते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। अब जब ये इनिशिएट हो जाएगा तो ऐसे केसेस में मैं एक शॉर्ट में बताता हूं कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे कंपनी से रिलेटेड या कॉर्पोरेट बॉडी से रिलेटेड। अब जो कॉर्पोरेट डेटर है, इसके ऊपर जो भी भाई डेब्ट्स थे, उन डेब्ट्स की, जी हां, जो डेब्ट्स होंगे वो किसके, कहां से आ रहे हैं भैया? वो स्टेक होल्डर्स के होंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर्स ने, स्टेक का मतलब उनकी किसी ना किसी तरीके से स्टेक है, हिस्सेदारी है कॉर्पोरेट डेटर के अंदर। वो कैसे हिस्सेदारी आ गई? किसी ने भैया उसको पैसा लोन के फॉर्म में दिया था, किसी ने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया था, किसी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे। तो ये जो यहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो कॉर्पोरेट डेटर को बोलेंगे भाई तू लिस्ट प्रिपेयर के लिए, आपको डाउटफुल रहेगा। ऐसे केसेस में प्रोसेस कहता है कि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जी हाँ, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट करो, और फिर उसके बाद में जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो लिस्ट प्रिपेयर करता है स्टेक होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ये जो प्रोसेस है, रेगुलेशन 31 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 में डिफाइन है। ये हमने सिंपल सी बात समझी। अब जब लिक्विडेटर ये एक्सेप्ट कर रहा होगा क्लेम्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं, इसकी यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और वो क्लेम्स को वेरीफाई करेगा और फाइनली उन क्लेम्स को एडमिट कर लेगा। और फिर एनसीएलटी नहीं, एनसीएलटी, क्योंकि फर्स्ट एडजुडिंग अथॉरिटी कौन सी है यहां पर, याद रखिएगा, एनसीएलटी। फर्स्ट एडजुडिंग अथॉरिटी कौन सी है यहां पर, एनसीएलटी। तो एनसीएलटी दिल्ली बेंच के अंदर इस मामले को रखेगा कि भैया ये क्लेम मैंने लिस्ट बना ली है और ये क्लेम हमने एडमिट कर लिए हैं। वर्ड बहुत ध्यान सुनेगा, क्लेम्स एडमिटेड। अब मान लीजिएगा ये क्लेम्स एडमिट होने के बाद में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन स्टेक होल्डर्स के बारे में लिक्विडेटर को पता चलती है। उसे कैसे पता चली होगी सर? मान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान सुनेगा। दरअसल आईबीसी का ही सेक्शन 20 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, यही सेक्शन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल,
को पावर देता है। जैसे यहां पे हम बोलेंगे तो ये कौन हो गया, लिक्विडेटर। अभी यहां पर इसका रोल क्या होगा, लिक्विडेटर का रोल है। आईपीआर, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर हम देखेंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो लिक्विडेटर है। तो ये सेक्शन 20 सेक्शन 2 क्लॉज ए ये पावर देता है कि भाई जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो ट्रांजैक्शन ऑडिट करवा सकता है बाय अपॉइंटिंग ट्रांजैक्शन ऑडिटर। अब सर ट्रांजैक्शन ऑडिटर क्या होती है, सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं भी फटाफट से। जो भी क्लेम्स आपको रिसीव हो रहे हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से, भैया ये वेरीफाई भी तो करना जरूरी है ना, तो वेरीफाई तो ये कर रहा है, लेकिन कुछ क्लेम्स उसको यहां पे इंश्योर करना है लिक्विडेटर को कि कौन कौन से क्लेम ऐसे हैं जिन्हें प्रेफरेंस क्लेम बोलेंगे। जैसे हम सिक्योर क्रेडिटर को प्रेफरेंस क्लेम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से क्लेम है जो अंडर वैल्यूड किए गए हैं, या ऐसे कौन कौन से क्लेम है जो हो सकता है फ्रॉडुलेंट क्लेम्स भी हो, या एक्सटॉर्शनेट क्लेम्स भी हो सकते हैं। एक्सटॉर्शनेट बेसिकली ऐसा होता है ना जो अनफेवरेबल टर्म्स पर क्लेम्स रखे गए थे। बात पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे क्लेम्स को वेरीफाई करा जाता है बाय कंडक्टिंग ट्रांजैक्शन ऑडिट। ये सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में बताया गया। क्लियर एकदम। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना इस केस में, अब पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जब ये क्लेम्स स्टेक होल्डर से रिसीव कर लिए जाते हैं और इन्हें जब लिक्विडेटर एडमिट कर लेता है, वैसे बेसिकली एडमिट नहीं, लिक्विडेटर नहीं कर रहा है, एनसीएलटी एडमिट करता है। तो अब अगर कोई इन क्लेम्स के एडमिट होने के बाद कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भैया ये जो क्लेम की आपने लिस्ट बनाई है इसमें ये जो पर्टिकुलर पर्सन का स्टेक होल्डर का क्लेम है ये क्लेम सही नहीं है, तो क्या वो स्टेक होल्डर के जो आपने लिस्ट बनाई है जो कि एडमिट हो गई है, वर्ड सुनिएगा वापस से, एडमिट हो गई है, एडमिट नहीं हुई होती तो अलग तरीका था, अलग ट्रीटमेंट था। लेकिन ये क्लेम्स की अगर लिस्ट स्टेक होल्डर की एडमिट हो गई है, उसके बाद अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे आपने ट्रांजैक्शन ऑडिट किया और आपको पता लगा कि मिस्टर ए ने जो क्लेम बताए थे 20 करोड़ के, बट इन रियलिटी वो करोड़ तो 2 करोड़ के ही हैं, तो क्या चलने दें? क्या हम ये मान लें कि आपने अगर क्लेम एडमिट कर लिए हैं तब इस लिस्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता? नहीं, लॉ ने ऐसा नहीं कहा, समझिएगा। यहां फिर से एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन बताया गया, वो ये कहा गया कि अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्लेम्स के रिगार्डिंग और वो क्लेम्स जो एडमिट हो गए हैं, तो उस लिस्ट के अंदर जो भी लिक्विडेटर है वो लिक्विडेटर तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता, नो मॉडिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि वो लिस्ट एडमिट हो चुकी है। एडमिट नहीं होती तो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का काम भी लिक्विडेटर कर सकता था, बट ध्यान रखिएगा एडमिट हो जाने के बाद में लिक्विडेटर उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, बट लिक्विडेटर एक एप्लीकेशन लगा सकता है किसको, एनसीएलटी को, जिसे हम बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और फिर एनसीएलटी इसे कंसीडर करेगा एंड आफ्टर दैट उन्हीं क्लेम्स को मॉडिफाई करेगा या रेक्टिफाई करेगा, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। जो केस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये क्या इंपॉर्टेंट केस है, इस सारी बातों का अगर ध्यान समझेंगे तो ये केस जो लॉ है ये देखिएगा, ये विजय कुमार गुप्ता वर्सेस कैनरा बैंक। ध्यान से पार्टी का नेम देखिएगा, while adjudicating the appeal filed in Vijay Kumar Gupta versus Canara Bank has held that the liquidator has no jurisdiction to reject or modify already admitted claims. If he receives any additional information, the liquidator can only approach the adjudicating authority, that is NCLT, for modification of admitted claims. Please pay attention. The word used here, admitted claims. Once the claim has been admitted, then there can be no modification made by liquidator. लगता है ट्रांजैक्शन ऑडिट किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन आया और वहां पे कुछ चेंज होना चाहिए, जी होगा, लेकिन अब उसके लिए लिक्विडेटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा, तभी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ अब समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, केस के फैक्ट्स में जाते हैं।
कैनरा बैंक ने अपने जो क्लेम्स थे वो 55 करोड़ अप्रोच बताए। जी हाँ, 55 करोड़ 90,10,316। और जब लिक्विडेटर ने ट्रांजैक्शन ऑडिट कंडक्ट किया तो उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि वो अमाउंट जो है बेसिकली 12 करोड़ 14,229 रुपीज है। कहां 55 करोड़, कहां 1200 करोड़, 12 करोड़, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। बट क्योंकि इस केस में लिक्विडेटर ने क्लेम्स एडमिट कर लिए थे तो इसलिए वो कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। इसलिए इस केस में जो विजय कुमार गुप्ता हैं लिक्विडेटर, उन्होंने अप्रोच किया एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बट एनसीएलटी बेंच दिल्ली ने इसको रिजेक्ट करते कहा कि जी यहां पर ये सेक्शन 30 रेगुलेशन 31 यहां इन्वोक ही नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं, आपके सामने पढ़ा रहा हूं, रियलिटी देखिएगा। Therefore, liquidator filed an application before the adjudicating authority seeking reduction in the claim filed by the Canara Bank and to modify the entry in the list of stakeholder as per Regulation 31, Subsection 3. The liquidation process Regulation 2016. Adjudicating authority under the order dated 28/9/2021 rejected the application and held that Regulation 31, Subsection Regulation 3 not applicable. प्लीज डोंट माइंड, बट मुझे लगता है कभी कभी बेंच ऐसा लगता है भांग खा के बैठी है, क्योंकि इतना सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन है। जैसा हम 31 अगर पढ़ेंगे वहां लिखा है साफ साफ। एनीवेज फिर देखिएगा आगे, लिक्विडेटर चैलेंज एन ऑर्डर। जी हाँ, एनसीएलटी एपेलेट ट्रिब्यूनल उन्होंने अप्रोच किया विजय कुमार गुप्ता जी ने, अपॉन द प्रीमाइस दैट ही प्रोसीडेड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 31 सबसेक्शन 3 on receiving additional information. Thus, the application could not have been rejected. It was argued that in a normal circumstances, procedure laid down in regulation section 38 to 42 of IBC have been followed. However, if any information escape notice of liquidator and comes to his knowledge after claim have been accepted, यही प्रॉब्लम है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुए, एडमिट नहीं होते क्लेम, तो ऑफकोर्स यहां पर यह मॉडिफाई कर सकता था। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एडमिट नहीं हुए तो ऑफकोर्स एडमिट होने से पहले अगर लिक्विडेटर चाहेगा तो वो ऑफकोर्स आपके हो सकता है क्लेम्स को रिजेक्ट कर दे, वेरीफाई करते वक्त रिजेक्ट कर दे, एडमिट ना करे। वो बात अलग है कि आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। बट अगर यहां पर लिक्विडेटर ने एक बार क्लेम्स एडमिट कर लिए तो उसके बाद वो खुद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, फिर लिक्विडेटर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। Now, Regulation 31, Subsection 3 can be revoked and the application can be filed before the adjudicating authority for modification of entry in the list of stakeholders. अब relevant यहाँ जो लॉ है, ऐसी एग्जाम में भी हमको ड्रॉप करना होता है रिलीवेंसी। देखो फैक्ट हमने देखा, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, ये हमने फैक्ट्स को कंसीडर किया इस केस के अंदर, देख रहे हैं आप यहाँ पे फैक्ट्स कंसीडर किए। अब इसके लिए लॉ क्या अवेलेबल है, देखिए relevant law again I'm reading Regulation 31 Subsection 3. Liquidator may apply to the authority to modify an entry in the list of stakeholder filed with the authority when he comes across the additional information warranting such modification and such shall modify the entry in the manner directed by the adjudicating authority. Admit claim हो गए हैं, चेंज करवाना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, you have to approach the NCLT. And the NCLT afterward will decide whether there is a requirement to modify the accept admitted claims or not. That clear? NCLT ने अपना वर्डिक्ट क्या दिया उसे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, आइए देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं खुद नहीं कह रहा था अभी कि भांग खाने वाली बात, NCLT ने भी ऐसा महसूस किया कि शायद NCLT बेंच थोड़ी सी पता नहीं क्या। चलिए आइए, anyways, bench open that section 38 to 42 of IBC provides for consolidation, verification, rejection of claims, and the appeal against the decision of liquidator. If the liquidator receives additional information after claim are admitted and submitted to the adjudicating authority, then he shall have no jurisdiction. Again, repeating the sentence. Once it is admitted, then remember one thing. Once it is admitted, all right, then he shall have no jurisdiction to reject, modify the claims. Liquidator can only approach the adjudicating authority for getting the claims modified. Thus, in the apparent that a tribunal has committed an error in not appreciating Regulation 31 Subsection 3 in its right perspective, सही तरह से उन्होंने रेगुलेशन किसको
किसको फटकार लगाया? एनसीएलटी ने एनसीएलटी को, कि एनसीएलटी तुमने जो सही तरीका है किसका, रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 3 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग से याद रखेगा, उसको अपने सही तरह से अप्लाई नहीं किया, and reject the application solely on the issues that the said provision is not applicable, rather held that liquidator is empowered to accept or reject the claims. पकड़ में आया? Now bench set aside the order of executive authority and remands it, ठीक है, that matter to be decided in the light of the regulation. जी हाँ, remanded मतलब आदेश दिया कि इस मैटर को कैसे डिसाइड करो, एनसीएलटी चलो वापस से करो उसको, रेगुलेशन 31 सब रेगुलेशन 3 को कंसीडर करते हुए इसको डिसाइड करो। तो आपको इस केस में एक बात समझ में आया। अब एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तभी सॉल्व कर पाएंगे जब ऐसे क्वेश्चंस के केस स्टडीज के अंदर रेगुलेशंस को आप उनको प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे ही आप सीखेंगे। तो प्रॉपर देखते रहिएगा और याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे सारे केसेस लगातार मिलते रहेंगे। याद रखिएगा इस बार एग्जाम में ना बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। ऑलराइट, सो बने रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।